वेलकम टू इन्फो संगम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इंडिया में अभी 4 नए लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं। इन्होंने पुराने 29 लॉज को रिप्लेस किया है और गवर्नमेंट इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह रही है कि इससे वर्करों का, इंडस्ट्रीज का, एम्प्लॉयर का, वर्कर का, सबका बेनिफिट है इससे। इसी के अपोजिशन में ट्रेड यूनियंस का, वर्कर्स का ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके जो राइट्स थे कम कर दिए गए हैं, जिससे कि उनको कई तरह से लॉस होगा। कैसे होगा ये हम अभी पढ़ेंगे कि पुराने लॉज में क्या था और नए लॉज में क्या था, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। तो चलिए पहले देखते हैं कौन से 4 नए लॉज आए हैं। सबसे पहला है कोड ऑन वेजेस। इसने ना 4 पुराने लॉज को रिप्लेस किया है, यानी पहले 4 थे अब एक हो गया है। आईआर कोड 2020, इसको शॉर्ट में आईआर कोड भी कहते हैं। आईआर कोड ने 3 लॉज को रिप्लेस किया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ओएसएच कोड, OSHWC कोड, इसने 13 जो लॉज थे उनको रिप्लेस किया। एक तरह से तो ये सिंप्लीफाई किया चीजों को। पहले आपको पर्टिकुलर एक एक चीज के लिए अलग अलग लॉज को रेफर करना पड़ता था, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है। लास्ट है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसने 9 लॉज को रिप्लेस किया है। तो इस तरह से अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये 29 लेबर लॉज पहले थे, आज कितने हैं? ये 4 लेबर लॉज हैं और इसीलिए गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो दोनों के एंगल से हम चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स बहुत सारे स्टेटों में इन लॉज का अपोज हो रहा है। सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की वीडियोज आ रही हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये लॉज नेगेटिव इंपैक्ट करेंगे ट्रेड यूनियन से वर्कर को। गवर्नमेंट जो है ये बता के कि कुछ मिथ्स हैं और गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो पहले हम ट्रेड यूनियन और वर्कर के एंगल से देखते हैं, उसके बाद हम गवर्नमेंट के एंगल से देखेंगे कि एक ही चीज को दोनों किस किस तरह से देख रहे हैं। तो पहले हम ट्रेड यूनियन और वर्कर की तरफ से। सबसे पहला पॉइंट, जॉब सिक्योरिटी कम होने का। देखिए आईआर कोड 2020 में ये दिया हुआ है कि 100, पहले क्या था, अगर किसी के पास 100 एम्प्लॉयज हैं या उससे ज्यादा हैं तो उसको निकालने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी अगर उनको निकालना है जॉब से तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो इससे क्या करते थे, वो 99 ही रखेगा अपने एम्प्लॉयज, जबकि उसको ज्यादा जरूरत है। मान लो उसको दिवाली का टाइम चल रहा है और उसकी सेल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, सेल ज्यादा होनी है, प्रोडक्शन ज्यादा करना है, बट जैसे ही वो 99 को क्रॉस करेगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनको निकालने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो क्या करता था, कम से कम में काम चलाएगा या फिर बिना ऑफिशियली के उनको कुछ वर्कर्स को हायर करके काम चलाएगा जिनको बहुत कम पैसे देने पड़ेंगे। अब क्या कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट तो इन चीजों को ये कह रही है कि हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बट वर्कर क्या देख रहा है, उसको ये लग रहा है कि पहले क्या था, अगर मान लीजिए 250 वर्कर्स थे पहले तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था उसका, आप उनको निकाल नहीं सकते, यानी उनको उनकी छटनी नहीं हो सकती थी। अब लेकिन 300 तक हैं तो आप अपनी मर्जी से जितनी जरूरत है लो, नहीं है तो जब मर्जी निकाल दो। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखना है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही काम उनका खत्म। तो इसलिए वर्करों को डर लग रहा है कि अब एम्प्लॉयर को ज्यादा पावर दे दी गई है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में स्ट्राइक, ये स्ट्राइक के ऊपर ना बहुत बवाल हो रहा है। तो स्ट्राइक के लिए क्या क्या रूल्स है देखिए। स्ट्राइक करने से 14 दिन पहले यानी 2 वीक्स पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, और एक बार आपने नोटिस दे दिया तो वो नोटिस 60 डेज तक वैलिड है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने नोटिस दिया कि 15 दिन बाद हमें स्ट्राइक करनी है और आपने स्ट्राइक नहीं की, फिर भी आप उसको 60 डेज तक आप स्ट्राइक कर सकते हैं। 61 डेज होते ही स्ट्राइक वैलिड नहीं रहेगी, यानी ये वाला जो नोटिस है आपका वो इनवैलिड हो जाएगा। कंसिलिएशन प्रोसेस के दौरान स्ट्राइक नहीं हो सकती, यानी एक बार बातचीत शुरू हो गई तो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिसएग्री हुए और आपने स्ट्राइक कर दी, प्रोसेस आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। नोटिस पीरियड यानी कंसिलिएशन में तो हो ही नहीं सकता, और फिर अगर स्ट्राइक करनी है तो आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा।
फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी देखिए, जैसे पहले था कि 100 की परमिशन थी, 100 से ऊपर जाओगे तो आपको परमानेंट वर्कर रखने पड़ेंगे। अब क्या है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ गया, यानी कि आप 11 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, अपने आप उनको निकाल सकते हैं, यानी वो अपने आप ही निकल जाएंगे। जब अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तो फिर कंटिन्यू होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इन्फॉर्मेटाइजेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रेशोल्ड बढ़ाई गई। पहले क्या था, OSHW जो कोड है ये कहता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला कि पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर आप 20 तक ही रख सकते थे, अब आप कितने रख सकते हो, 50। वर्करों का ये कहना है कि अब जो है 45, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर 20 से ज्यादा उसके कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। अभी क्या है, 50 तक ही लिमिट कर दी गई, यानी 50 तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। यानी कि वर्कर्स का क्या डर है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ेगा, तो पहले 20 से ज्यादा क्या करना पड़ता था, अगर 20 से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अब ये 50 तक हो गया, तो यानी क्या करेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम कराएंगे, इससे ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कल्चर बढ़ेगा और परमानेंट जॉब्स कम होंगी। ये वर्कर्स के एंगल से बता रहा हूं मैं आपको। मैनिपुलेशन कम हुआ, कोड ऑन वेजेस जो 2019 है, ये क्या कहता है कि पहले किस तरह, मान लीजिए कोई सैलरी है, उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लीजिए सैलरी 30,000 है किसी की, तो पहले क्या करते थे, एम्प्लॉयर 12,000 बेसिक कर दिया और 18,000 अलाउंस कर दिया, दोनों सैलरी तो मिलेगी दोनों मिला के, ये तो 30,000 हो रहा है। लेकिन बेसिक 12,000 करने से क्या हुआ कि जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है वो इसी बेसिक पे कैलकुलेट होता है, तो जितना बेसिक कम रखोगे एम्प्लॉयर को पीएफ का कंट्रीब्यूशन उतना कम देना पड़ेगा। अगर अब क्या रूल आया है, अब ये रूल आ गया है कि अब ये मैनिपुलेशन आप ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब टोटल सैलरी का 50% तो बेसिक होना ही चाहिए। अब 50% रूल आ गया है, यानी बेसिक 15,000 तो होगा ही होगा। इस 15,000 से फिर हुआ क्या, एम्प्लॉयर को ज्यादा पैसे पीएफ में डालने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉयर का एक लॉस हुआ। वर्कर क्या कह रहा है, वर्कर को ये प्रॉब्लम है कि वो कह रहा है उसकी इमीडिएट जो टेक होम यानी कैश इन हैंड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब उसका जो पैसा है, जो अलाउंसेस था वो तो पूरा मिलता था, इसमें से पीएफ करता था, अब पीएफ ज्यादा कटेगा उसका, तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी। तो उसका कहने का मतलब है कि वर्कर का इमीडिएट टेक होम कम हो सकता है क्योंकि पीएफ का डिडक्शन बढ़ जाएगा। और इसको दूसरे एंगल से देखें तो शॉर्ट टर्म कैश तो कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आपका पीएफ इकट्ठा हो रहा है वो तो ज्यादा बढ़ रहा है। गिग वर्कर शामिल किए गए, जोमेटो स्विगी वाले आप इनको देखते हो ना, इनको इन नए लॉज में ऐड किया गया है, पहले वाले लॉज में इनके बारे में कोई जिक्र नहीं था, ये कल्चर ही नया है अभी। बेनिफिट डिटेल्स रूल में तय होंगी, यानी कि ये सब जो है इस लॉज में नहीं लिखा गया है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इनको ऐड तो कर दिया गया है, बट इनके बेनिफिट डिटेल्स के बारे में बात नहीं है। कंट्रीब्यूशन मॉडल इनका पीएफ वगैरह किस तरह से कटेगा वो भी क्लियर नहीं है, यानी ऐड तो किया है बट अभी पिक्चर इनकी क्लियर नहीं है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल, यानी इंस्पेक्टर का काम अब फैसिलिटेटर का होगा। पहले क्या करता था, इंस्पेक्टर आया, उसने कोई कमी देखी, तुरंत एम्प्लॉयर के ऊपर पेनल्टी लगाई या जिसको जेल भी हो सकती थी, तो जो फैक्ट्री चला रहा है या जिस जो प्रोडक्शन कर रहा है वो एक हमेशा डर में रहता था। किसी का हैरेसमेंट वगैरह हो रहा है, कोई कंप्लेंट जाती थी तो एम्प्लॉयर एक तरह से डरा हुआ रहता था, वर्कर को ज्यादा राइट थे। अब देखिए क्या कह रहा है ये, पहले क्या था, पहले की बात है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट है, इसमें इंस्पेक्टर के पास क्या क्या पावर थी, सरप्राइज इंस्पेक्शन की पावर, यानी बिना बताए वो जाके कोई भी चीज चेक कर सकता था, सरप्राइज इंस्पेक्शन। रिकॉर्ड्स जब्त करने की शक्ति, अगर उसको कुछ लगता है कि रिकॉर्ड्स उनके ठीक नहीं है, हेरफेर है, तो उनको जब्त कर सकता था।
प्रोसिक्यूशन शुरू करने की शक्ति, प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकता था। स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट मॉडल था, मतलब बहुत ही, ये अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून थे जिनको चेंज करना जरूरी था, बट चेंज करने की वजह से वर्करों में एक डर का माहौल है। क्या है देखिए, इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अब इंस्पेक्टर को नया नाम क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, यानी वो इंस्पेक्टर क्या करेगा, चीजों को फैसिलिटेट करेगा, चीजों को इजी करेगा, कंप्लायंस में मदद करेगा। पहले पेनल्टी मार देता था, अब वो कंप्लायंस में हेल्प करेगा, एडवाइजरी रोल देगा, यानी वो बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए चीजों को। वेब बेस्ड इंस्पेक्शन है, यानी कि ऑनलाइन इंस्पेक्शन होंगे, सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाके तुरंत सरप्राइज चेकिंग कर लो, कंप्यूटर जनरेटेड होगा, उसके बाद आप जाएंगे वहां, पहले इन्फॉर्म करके जाएंगे आप। वर्कर्स की क्या चिंता है, अब आज के कंसर्न ये है, पहले इंस्पेक्टर अचानक आता था, तुरंत एक्शन होता था, अब इंस्पेक्टर रिस्क बेस्ड एडवाइजरी अप्रोच है, यानी कि वो कंप्लायंस में हेल्प कर रहा है, एडवाइस कर रहा है चीजों को, तो जिससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर को कंप्लायंस सुधारने का मौका मिलेगा, यानी कोई काम नहीं कर रहा है, कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है कुछ, तो उसको पहले वार्निंग दी जाएगी, उसको बताया जाएगा कि आपको ये करना है, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कम हो सकता है, यानी कोई अगर लॉज, लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा है, तो अब क्या है, एम्प्लॉयर को बताया जाएगा, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको एडवाइस किया जाएगा। पहले क्या था, अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत पेनल्टी थी, जिससे क्या करता था, वो पहले से ही उन चीजों की कंप्लायंस करके रखता था। एडवाइजरी अप्रोच एम्प्लॉयर फ्रेंडली हो सकती है, एम्प्लॉयर पटा सकता है इंस्पेक्टर को, पॉसिबिलिटी तो है इस बात की। अपराधों का अपराध मुक्तिकरण, यानी कि डीक्रिमिनलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे चीजें थी जिसपे जेल तक हो सकती थी, अब उनके ऊपर सिर्फ पेनल्टी या मॉनेटरी पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया है। जैसे कि देखिए, कुछ ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंसेस से बदलकर मॉनेटरी पेनल्टी में चेंज कर दिया गया, यानी पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस थे जिसमें उनको जेल हो सकती थी, सर्टेन वायलेंस में क्या था, इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों था फैक्ट्री एक्ट के अंदर। अब क्या है, केवल मॉनेटरी पेनल्टी, मॉनेटरी पेनल्टी यानी पैसे लगा, पैसे दे के वो छूट सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस ये होते हैं कि जिसको कोर्ट के बाहर बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, ऐसे ऑफेंसेस। तो चीजों को इजी किया गया है, कोर्ट में चीजें कम जाए, कोर्ट से बाहर चीजें ज्यादा सुलझ जाए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब देखिए, कोड ऑन वेजेस ये कहता है, पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट एक वेज डिसाइड करती थी, वो एडवाइजरी होती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपने वेज, मिनिमम वेज खुद डिसाइड करती थी। अब क्या है, पहले स्टेट वेजेस स्ट्रक्चर तय करते थे, यानी स्टेट क्या करती थी, वेज का स्ट्रक्चर खुद तय करेगी। नेशनल फ्लोर वेजेस एडवाइजरी थे, यानी कि आप मानो या ना मानो, उनकी मर्जी थी स्टेट की। अब क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी फ्लोर वेजेस तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, स्टेट इससे कम नहीं जा सकता, यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि मिनिमम सैलरी 18,000 है, तो किसी की भी सैलरी 18,000 से कम नहीं हो सकती, ज्यादा दे सकते हो आप, इससे कम नहीं दे सकते। तो इससे क्या हुआ, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी स्टेट की पावर थोड़ी कम हो गई, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि मेन वो डिसाइड कर रही है जिससे आप कम नहीं दे सकते। एक ये भी कंसर्न है। 48 घंटे का मुद्दा, इस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है और अभी भी बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें इसको लेकर एक डर सा बना हुआ है। देखिए, पहले बात करते हैं कि मुद्दा क्या है। पहले क्या था, एक वीक में आप 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि संडे की छुट्टी लगा लो तो 6 दिन 8-8 घंटे काम करेंगे तो आपके 48 दिन होते हैं, 8 से 48। और ये लॉ जो है हमारे फैक्ट्री एक्ट में था, फैक्ट्री एक्ट 1948 में। नए में क्या है, ओएसएच जो कोड है वो कहता है 48 आवर्स, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। अब ये फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग डाल दिए। प्रॉब्लम यहां है, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि 48 घंटे पहले क्या था, 8-6-48, 8-8 घंटे 6 दिन फिक्स था, ये 8 घंटे ज्यादा काम नहीं कराएंगे। अब क्या है, आपको 48 पूरे करने, 48 क्रॉस नहीं करना, बाकी आप घंटे चेंज कर सकते हो। तो ट्रेड यूनियंस की चिंता क्या है, देखिए, ड्राफ्ट रूल में प्रस्ताव था कि 12 घंटे प्रतिदिन काम करा जा सकता है, यानी कि अब 12 घंटे की शिफ्ट की संभावना है। लॉजिक क्या है,
12 घंटे अगर 4 दिन करोगे तो 48 घंटे, 2 दिन की छुट्टी दे दो। ऐसा कई कंट्रीज में होता है, अभी भी हो रहा है। तो बट इनका ये कहना है कि इस 48 घंटे से कराने के बाद जो आदमी 8 घंटे काम कर रहा था, अगर उसी से आप 12 घंटे अब काम करने लग जाओ तो थक सकता है। वो फैक्ट्रियों में काम करेगा तो हेल्थ इश्यूज होने के ज्यादा चांसेस हैं, स्ट्रेस, बीपी, ये सब। सुरक्षा दुर्घटनाओं की चिंता और उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जब आदमी ज्यादा देर काम करेगा अपनी कैपेसिटी से तो उससे गलतियां होने के चांस ज्यादा होते हैं, जिससे सेफ्टी रिलेटेड इस कंसर्न है। वर्कर लाइफ बैलेंस, यानी कि अब आप 8 घंटे काम करके अपने घर को भी मैनेज कर रहे हो, चीज़ों को 12-12 घंटे की अगर शिफ्ट कराई जाएगी तो आप बाकी अपने फैमिली को, बच्चों को, अदर चीज़ों को कैसे मैनेज करोगे, एक ये भी कंसर्न है। ओवर टाइम, अभी 47 घंटे में एक और इशू है। पहले क्या था कि 8-8 घंटे 6 दिन काम कराना है। 8 घंटे से अगर आप ज़्यादा काम करा रहे हैं, मान ली 9-9 घंटे करा रहे हैं, तो 9 घंटे करा रहे हैं तो इस जो 1 घंटा आपका एक्स्ट्रा हुआ ये वाला, ये आपका ओवर टाइम में जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब आप 12-12 घंटे अगर करा रहे हो, अगर डेली आवर्स 12 हो जाए मान लीजिए 5 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो ओवर टाइम कब शुरू होगा, 8 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद, ये क्लियर नहीं है। पहले क्या था, 8 घंटे के बाद ओवर टाइम होता था, लेकिन अब 12 घंटे की शिफ्ट नॉर्मल है। तो 12 घंटे 8 के बाद या 12 घंटे के बाद ओवर टाइम चालू होगा। और अगर 12 घंटे के बाद ओवर टाइम चालू होगा तो यानी मान लीजिए 12 घंटे के बाद एक बंदा 2 घंटे ओवर टाइम कर रहा था, यानी 14 घंटे काम कर रहा है वो। ये चीजें क्लियर नहीं है, इसको लेके कंसर्न है। तो यूनियनों का क्या तर्क है, भले ही वीकली 48 घंटे की लिमिट जो अभी भी है, प्रैक्टिकल लेवल पर 12 घंटे की शिफ्ट को नॉर्मल बना सकता है, यानी 12 घंटे वो एक तरह से नॉर्मल रूटीन बन सकता है। और वर्कर्स मना नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉ ऐसा कहता है कि 12 घंटे काम करा सकते हो। सरकार का तर्क, यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है, 48 घंटे की लिमिट बनी हुई है अभी भी। इंटरनेशनल प्रैक्टिस में फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉमन है, कई कंट्रीज में हो रहा है ये। वर्कर 4 दिन काम करके 3 दिन आराम करके कर सकता है, यानी 4 दिन काम करेगा, वीक में 3 दिन रेस्ट। सरकार कहती है फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब एक्सप्लॉयटेशन से नहीं है, ऐसा सरकार कह रही है। बाकी यूनियंस का कंसर्न भी है और वो भी जायज है। जैसे ओटी वाला कंसर्न है, 12 घंटे के बाद अगर ओटी होगा तो कितने देर काम करेगा वो बंदा। अभी तक हमने वर्कर और ट्रेड यूनियन के एंगल से बात की, अब हम सरकार की तरफ से बात करते हैं कि सरकार इन चीजों को लेके क्या कहती है। पहले क्या था, 100 की लिमिट थी, अब 300 एम्प्लॉयज की लिमिट हो गई है। एमएसएमई सेक्टर को फ्लेक्सिबिलिटी, हायरिंग बढ़ेगी। पहले 100 तक ही रखा, किसी काम को उसको रिक्वायरमेंट 150 की है बट वो कोशिश करेगा 100 तक ही रखेगा, अब वो 250 तक कर सकता है, उसको जब जितनी जरूरत हो। हायरिंग बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा एम्प्लॉय मिलेंगे, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। डिमांड फ्लक्चुएट होती है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्रैकर्स बनते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनते हैं दिवाली के टाइम पे, ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उस टाइम पे डिमांड ज्यादा होती है। अब होली वाले आइटम ज्यादा बन रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ जाती है। तो आप ज्यादा लोगों को हायर करो, काम आपका खत्म हो जाए तो आप उनको हटा सकते हो। एम्प्लॉयर वर्कफोर्स एडजस्ट कर सकता है, बिजनेस सर्वाइव करेगा। पहले क्या था, अब आपने रख लिए 150-200 मान लीजिए, अब उनको निकाल नहीं सकते हो आप, आपको लॉस हो रहा है फिर भी उनको लिए बैठे हो, तो इस तरह से सर्वाइवल मुश्किल था। तो सरकार का मेन लॉजिक क्या है, इफ फर्म्स कैन एडजस्ट वर्कफोर्स लीगली, अगर आप वर्कफोर्स को लीगली, यानी अब कानून बना दिया गया कि 300 तक आप रख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट पे, तो दे विल हायर मोर कॉन्फिडेंटली, यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्या बदला, 14 दिन का नोटिस, कंसिलेशन पीरियड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि 14 दिन का नोटिस देना है, इमीडिएट आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, और कंसिलेशन पीरियड में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। सरकार का लॉजिक क्या है, सडन स्ट्राइक से प्रोडक्शन लॉस होता है, बिल्कुल होता है भाई। किसी की भी फैक्ट्री है, अगर आपके अंडर में ही 10 लोग काम कर रहे हैं और कल अचानक से वो लोग ना आए, और आपने कहीं कमिटमेंट कर रखी है कि आपको इतने प्रोडक्ट डिलीवरी करनी है, तो आप कैसे कर पाएंगे।
तो प्रोडक्शन का लॉस होगा। इसेंशियल सर्विस प्रभावित हो सकती है। इसेंशियल सर्विस यानी कि ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, ये सब जो सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल हो गए। डायलॉग पहले, स्ट्राइक बाद में। पहले आप बात करिए, यानी कंसिलिएशन जरूरी है। स्ट्राइक से पहले कूलिंग ऑफ पीरियड। अचानक स्ट्राइक होगा तो पूरा राज्य प्रभावित हो सकता है अगर पावर प्लांट में स्ट्राइक हो गई तो। सीजनल इंडस्ट्री यानी टूरिज्म, अपैरल, शुगर मिल्स, इनको फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपने हिसाब से वर्कर की स्ट्रेंथ को मेंटेन कर सकते हैं। इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को फॉर्मल लीगल स्टेटस। पहले जो चीज इनफॉर्मल थी, अब एम्प्लॉयर जो है उसको फॉर्मल बना सकता है। फिक्स टर्म वर्कर को परमानेंट वर्कर के समान बेनिफिट, परमानेंट जैसे तो नहीं मिलेंगे बट उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे, प्रो राटा बेस पे उनकी ग्रेचुटी उनको मिलेगी। दिवाली सीजन में इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में 6 महीने एक्स्ट्रा वर्कर चाहिए, तो अब वो लीगली हायर कर सकता है। यानी बेटर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट देन इलीगल। पहले क्या था, वो इलीगली हायर करते थे, उनको कोई लॉस होता था तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता था। मान लो किसी फैक्ट्री में, पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, फिर बाद में आग लगने के बाद पता चलता था कि इसमें 20 लोग काम कर रहे थे और उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो इसकी वजह से उनको बेनिफिट नहीं मिल पाते थे। सरकार एम्प्लॉयर से बेनिफिट नहीं दिला सकती थी। तो सरकार का कहना है कि जो पहले इनफॉर्मल चीजें थी अब वो फॉर्मल हो गई हैं, जिससे वर्कर्स को बेनिफिट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर थ्रेशोल्ड इंक्रीज, यानी कि 20 से 50 हो गया ये। तो स्मॉल बिजनेस पर कॉम्प्लायंस बर्डन कम, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो पहले कराना पड़ता था 20 से क्रॉस, अब 50 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। रजिस्ट्रेशन और रिटर्न्स कम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। 50 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाली स्मॉल यूनिट को पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अब वो काम नहीं कराना है 50 तक। 50% वेज रूल। 50% वेज रूल जैसे बताया था एग्जांपल में कि अगर 12,000 पहले बेसिक करी हुई है और 18,000 आपको अलाउंस दे रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं चलेगा। अब क्या है, मिनिमम 50% आपको बेसिक रखना पड़ेगा, और अगर आपका बेसिक बढ़ेगा तो आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयर को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। गिग वर्कर इंक्लूजन, देखिए गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कोड में ऐड तो कर दिया गया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनके साथ ना जो उनके किस तरह के कंट्रीब्यूशन होंगे, क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेंगे, इसके लिए अलग से रूल बनाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि पहले इनको रिकॉग्निशन ही नहीं मिलती थी, इनका कोई लीगली रिकॉग्निशन नहीं था, और अब जो है गिग वर्कर को लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है। इनके लिए रूल बनाए जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी इनके लिए फंड भी होगा। अर्लियर जीरो कवरेज, नाउ फ्रेमवर्क एग्जिस्ट। अब मतलब बेनिफिट अभी क्या होगा क्लियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इनको लीगल तो बना दिया गया है, गिग वर्कर को लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मॉडल, गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए पहले इंस्पेक्टर राज था, उसको खत्म करके वो एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा। यानी इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ, करप्शन, इससे करप्शन कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। पहले आप किसी भी टाइम जाके कुछ पेनल्टी लगा सकते थे, प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकते थे, अचानक सरप्राइज चेकिंग कर सकते थे, अब वो सब खत्म कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा, करप्शन कम होगा। रिस्क बेस्ड डिजिटल इंस्पेक्शन, यानी कि सिस्टम डिसाइड करेगा कि कैसे होगा, और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। टी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, बहुत सारे ऑफेंसेस को जो पहले जिसमें जेल हो सकती थी, क्रिमिनल वायलेंस थे, अब वो मोनेटरी पेनल्टी में उनको चेंज कर दिया गया। यानी माइनर प्रोसीजर वायलेशन पर जेल पहले थी, ये पहले की बात हो रही है। बिजनेस क्रिमिनलाइजेशन को कम करना, यानी इनको क्या किया, अब इनको मोनेटरी पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने कहना है कि ये एक पर्याप्त, मतलब एक डराने के लिए मोनेटरी पेनल्टी बहुत है। लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, पहले जेल होती थी, अब सिर्फ फाइन। सरकार कहती है सीरियस सेफ्टी वायलेशन पर, मतलब जैसे वर्कर कह रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयर को बहुत पावर मिल गई है, यानी वो इनसे सेटिंग कर सकता है, इंस्पेक्टर से वो बेधड़क हो सकता है, वो लॉ को फॉलो नहीं करेगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जो लेबर लॉज हैं, और बहुत सारे रूल्स का वायलेशन होगा। बट गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे पहले सेफ्टी वायलेशन क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस था, अभी भी है। अगर सीरियस सेफ्टी वायलेशन है तो प्रोसिक्यूशन अभी भी हो सकता है, बशर्ते सीरियस सेफ्टी वायलेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन वेज फ्लोर, यानी
पहले क्या था, स्टेट वेज फिक्स करती थी, सरकार का जो वेज डिसाइड होता था वो एडवाइजरी था। अब नेशनल मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, उससे कम नहीं कर सकते। रेस टू बॉटम रोकना, यानी कि चीजों को कम से कम रेट पे डिसाइड करना। रेस टू बॉटम रोकना यानी कि जब एक रेट मिनिमम डिसाइड हो गया तो आप उससे नीचे नहीं जा सकते हो। इंटर स्टेट वेज डिस्पैरिटी को कम करना, यानी कि इससे क्या होगा कि जब पूरे देश में एक फिक्स हो गया कि इससे कम नहीं रख सकते, तो ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट अपने वेजेस को सेम रखेंगे, मतलब ज्यादा फर्क नहीं होगा। मान लीजिए पहले किसी स्टेट में पर डे का 500 वेज है, किसी में 200 है, बट अगर गवर्नमेंट ने मान लीजिए 400 डिसाइड कर दिया है, तो जो मिनिमम 200 वाला है वो 400 तो देगा ही देगा। 500 वाला मान लो 500 पहले से दे रहा है, तो अब डिफरेंस कितना हो गया, 100 का। पहले डिफरेंस कितना था, 300 का। तो इससे क्या हो रहा है कि इंटर स्टेट वेज डिस्पैरिटी कम हो रही है। मल्टीपल लॉज, गवर्नमेंट का कहना है कि पहले बहुत सारे लॉज थे जिनको फॉलो करना मुश्किल था, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग रूल रेफर करना था, यानी 29 लॉज थे, कंफ्यूजन थी। अब 4 सिंप्लीफाइड कोड है, यूनिफॉर्म डेफिनेशन है, हर चीज को लेके अलग डिफाइन किया गया है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, तो बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। तो ये था कंपैरिजन। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको किसी और तरह की कंफ्यूजन है अगर इन लॉज को लेके, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर डिस्कस जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।